नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इंडोनेशिया में पीएम मोदी को सम्मान मिलने पर कांग्रेस ने देश के पहले पीएम नेहरू को याद करके सवाल उठाए। इस बीच दान विवाद पर ट्रस्ट ने दावा किया है कि पूरा दान सुरक्षित है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर से 3 अधिकारियों को अचानक हटाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। इंडोनेशिया के सम्मान पर कांग्रेस का तंज, पवन खेड़ा ने नेहरू की विरासत का किया जिक्र। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा 32 किलो सोना और 1500 किलो चांदी पूरी तरह सुरक्षित। भूपेंद्र यादव के दफ्तर से 3 अधिकारी हटाए गए, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। मुस्लिम लड़कियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 18 साल से कम में नहीं हो सकती शादी। मैक्रो के सीरिया दौरे के बीच दमिश्क में 2 धमाके, 18 लोग घायल, राष्ट्रपति सुरक्षित। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा मिलने पर कांग्रेस ने मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी शायद इतिहास में ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने सरकारी पैसे से दुनिया भर की यात्राएं करके बड़ी संख्या में पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। इसके विपरीत पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान साम्राज्यवाद के विरोध, लोकतंत्र और गुट निरपेक्ष आंदोलन में इतना जरूरी था कि उनके निधन के कई दशकों बाद भी उनकी विरासत को सम्मान मिलता है, जिस सम्मान को आज मोदी समर्थक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वही सम्मान साल 1995 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत दिया जा चुका था। खेड़ा ने कहा कि ये सम्मान किसी प्रयास या मांग के कारण नहीं, बल्कि उनके वास्तविक योगदान के लिए मिला था। इस नजरिए से देखें तो लेखक के अनुसार मोदी का प्रदर्शन पूरी तरह असफल है। अयोध्या दान विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा है कि मंदिर को मिले सभी कीमती सामान सुरक्षित हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड रखा गया है। ट्रस्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक उनके पास करीब 32 किलो सोने जैसी वस्तुएं और 1500 किलो से ज्यादा चांदी और चांदी की वस्तुएं मौजूद थीं। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की ओर से मिले सभी 2926 कीमती सामानों की एंट्री इन्वेंट्री में की गई है, जिनमें दान देने वाले व्यक्ति, तारीख और बाकी सारी जानकारी दर्ज की गई है। सोमवार को मीडिया के सामने कई कीमती चीजों का प्रदर्शन भी किया गया। ट्रस्ट ने बताया कि चांदी की कुछ वस्तुओं को सरकार की निगरानी में पिघलाकर शुद्ध किया गया। ट्रस्ट ने आरोप लगाने वालों से ये अपील की कि अगर किसी के पास गड़बड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत है तो वो विशेष जांच टीम यानी कि SIT को सौंपे, वरना आरोप न लगाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर से 3 अधिकारियों को अचानक हटाए जाने के बाद इसकी वजह पता न चलने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से कार्रवाई की वजह सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री के पूरे स्टाफ में एक साथ इस तरह का बदलाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की अनियमितता हुई है तो जनता को उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि एक साथ 3 अधिकारियों को हटाए जाने से कई सवाल खड़े होते हैं। पार्टी ने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे स्टाफ में एक साथ बदलाव करना पड़ा। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस फैसले के पीछे की वजह साफ करे ताकि किसी भी तरह की अटकलों पर विराम लग सके। फिलहाल सरकार की ओर से जारी आदेशों में केवल प्रशासनिक कारणों का ही उल्लेख किया गया है। हटाए गए अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अनियमितता या जांच का आधिकारिक तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के सवालों के बीच अब सरकार के अगले जवाब पर सभी की नजर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़की के रजस्वला होने के बाद कभी भी शादी हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि देश में शादी की कानूनी उम्र सभी के लिए समान है। ये फैसला बुलंदशहर के एक मामले में आया जहां नाबालिग लड़की की शादी रोकने पहुंची पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम ने काम में बाधा डालने के आरोपियों से FIR रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि बाल विवाह निषेध कानून और पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनका पालन हर व्यक्ति को करना ही होगा। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के X अकाउंट को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी की आवाज रोकने के लिए ठोस और तत्काल खतरे का होना जरूरी है। सरकार ने दलील दी थी कि नीट परीक्षा से पहले गलत जानकारी और अफवाहों को रोकने के लिए अकाउंट ब्लॉक किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए रोक जारी रखना सही नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि व्यंग और सरकार की आलोचना करना अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। सीजेपी एक डिजिटल व्यंग अभियान के तौर पर बाहर आया है जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी शैली में टिप्पणी करता है। फैसले के बाद ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। दिलजीत की फिल्म सतलुज पर सरकार ने बनाई कमेटी। व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर पर जवाब के लिए मिला और समय। महाराष्ट्र में दूसरे राज्य के लोग नहीं चला पाएंगे ऑटो और टैक्सी। सीरिया दौरे पर मैक्रो, होटल के पास हुए 2 जोरदार धमाके। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 से हटाए जाने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए एक अंतर विभागीय समिति बनाई है। ये समिति फिल्म की कहानी और संवेदनशील हिस्सों की समीक्षा करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जिसमें 1990 के दशक के पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और गायब किए जाने के मामलों को दिखाया गया है। सरकार के मुताबिक फिल्म के कुछ हिस्सों की गलत इस्तेमाल की आशंका है, इसलिए इसकी समीक्षा जरूरी है। वहीं निर्माताओं और G5 का कहना है कि फिल्म एक महत्वपूर्ण विषय पर बनी है और इसे उचित प्रक्रिया के तहत ही वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि फिल्म दोबारा OTT पर दिखाई जाएगी या फिर नहीं। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार और मेटा के बीच बातचीत जारी है। सरकार की चिंताओं के चलते कंपनी को जवाब देने के लिए 3 दिन का और समय दे दिया गया है। मेटा ने भरोसा दिया है कि बातचीत पूरी होने तक भारत में ये फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना मोबाइल नंबर शेयर किए यूजर नेम से चैट कर सकेंगे। सरकार को डर है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और फर्जी पहचान जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से IT मंत्रालय ने मेटा से जवाब मांगा है। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि फीचर में सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अब सरकार और कंपनी की चर्चा के बाद ही ये तय होगा कि भारत में ये फीचर कब से शुरू होगा। अब महाराष्ट्र में किसी और राज्य का व्यक्ति बाइक, ऑटो या टैक्सी नहीं चला सकता। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब रैपिडो, ओला, उबर और अन्य कंपनियों के बाइक टैक्सी ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मराठी भाषा बोलना जरूरी होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि 1 अगस्त से नए परमिट जारी किए जाएंगे और केवल महाराष्ट्र के निवासी ही बाइक या टैक्सी चला पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे सेवाओं को नियमित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत ऑपरेटरों को हर दिन 5 रुपए का शुल्क भी देना पड़ेगा, जिसका एक हिस्सा वेलफेयर एंड सोसाइटी में जाएगा। सरकार ने अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त कार्रवाई करने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने की भी बात कही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच मंगलवार को धमाके हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों जिस 4 सीजन्स होटल में रुके थे, उसी के 125 मीटर दूर पर ही ब्लास्ट हुआ है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक धमाकों में 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घटनास्थल से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सड़कों को बंद कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय एलिसी पैलेस ने जानकारी दी कि इमैनुएल मैक्रों पूरी तरह सुरक्षित हैं। बताया गया कि धमाकों से पहले ही मैक्रों सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके थे। उनके काफिले तक धमाकों की आवाज भी नहीं पहुंची। धमाकों के बावजूद मैक्रों ने अपना तय कार्यक्रम जारी रखा और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ बैठक भी की। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि जब तक उसके खिलाफ धमकियां जारी रहेंगी, तब तक किसी भी अंतिम समझौते को लेकर बातचीत शुरू नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत के लिए पहले माहौल को शांत करना जरूरी है और धमकियां बंद करनी पड़ेंगी। अब्बास अराक्ची का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अपने मिशन को पूरा करके ही रहेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के MOU के अनुच्छेद 13 में स्थिति बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक जब तक ईरान पर दबाव और धमकियां जारी रहेंगी, तब तक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.